नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ हमारी साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, दो चीजें हैं। एक तो हम लोगों को राहुल गांधी ने जो आह्वान किया जेनजी को और ये सब, उस पर बात करेंगे जो उन्होंने इस पर अब तो मुकम्मल सबूत के साथ बात कर रहे हैं, और उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले एक, मेरे हिसाब से देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और जिससे हम हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए, वो दो डेवलपमेंट हुए हैं पाकिस्तान में। एक तो पाकिस्तान ने ये खुलेआम वक्तव्य दिया है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ जो उसका एक अभी साइन हुई है डील, और उसमें उसने कहा है कि मैं न्यूक्लियर अगर वेपन की जरूरत है तो मैं सऊदी अरेबिया को दूंगा। इस तरह की बातें कर रहा था। अगर सऊदी को भी दे सकता है तो किसी को भी दे सकता है, क्यों नहीं देगा किसी को। खैर, दूसरा एक और चीज आई है जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बिल्कुल पचा के उसके ऊपर वो बैठ गई है। ये जी पे है, मतलब ये एक्स पे है। ये पाकिस्तान में उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवई हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मैं इसमें लगा दूंगा अभी। वहां पे पाकिस्तान के जनरल साहब ने, अब यहाँ पे जनरल साहब कहने पे भी हो जाएगा, तो पाकिस्तान के जनरल ने, भाई चलिए हम लोग, हालांकि मेरे हिसाब से तो फौजी फौजी होता है वो, चाहे किसी देश का हो, लेकिन पाकिस्तान के जनरल किदवई ने भारत के 4 रफेल के टेल नंबर दे दिए। टेल नंबर वो होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है। इट इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी जहाज। पूरे दुनिया में जितने भी जहाज हैं सबका एक यूनिक नंबर होता है। वो टेल नंबर दे दिया है। भारत में उस पर सन्नाटा छा गया है। हम लोग हर बार ये मानते हैं कि हम इसको चुप हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं तो मामला सुलझ जाएगा। भारत को इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया की वजह से भी बोलना होगा, और भारत को ये जो टेल नंबर दिया है इसमें बोलना होगा, भाई हुआ है तो हुआ है, ठीक है हम, लेकिन इन सारी चीजों पे चुप्पी साध लेना मेरे ख्याल में वो नहीं है। मैं इस पे एक आपकी पहले टिप्पणी से शुरुआत करना चाह रहा हूं, अबे भाई। देखिए, दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो यह है, पाकिस्तान ने योजना पूर्वक ग्लोबल पैमाने पर अपने लिए एक फौजी अम्ब्रेला, यानी एक मिलिट्री का एक फौजी छाता पाकिस्तान ने अपने लिए तैयार किया है। ये छाता मुहैया कराने में दो देशों की प्रमुख भूमिका है, अमेरिका की और चीन की। अमेरिका की चीन से भी पहले की है कि जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है इस मिलिट्री अम्ब्रेला का, मतलब जो डिफेंस अम्ब्रेला का, जी वो जी उसकी डिजाइन, दरअसल उसकी सैद्धांतिक डिजाइन, उसकी व्यवहारिक डिजाइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बनाई हुई है, जो उन्होंने पाकिस्तान को अभी से नहीं, ये पिछले, मैं कहता हूं 1965 के युद्ध से लगातार वो डिजाइन पाकिस्तान के पास है। और ऐसी बात नहीं कि 1965 में दी गई थी डिजाइन, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दिया, नहीं। जो अमेरिकी हैं उसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। यानी जी आज तक अमेरिका ने ये ठेका ले रखा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस अम्ब्रेला होगा वो लगातार अपडेट रहे, हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट रहे, उसमें कोई कमी ना हो, पहली बात। और जो फौजी इक्विपमेंट्स का सवाल है, फौजी साज सामान का सवाल है, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह का सवाल है, वो पिछले 5-6 साल से चीन लगातार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इस पूरे, ये जो पूरा सीन है, इस सीन में एक नई चीज का प्रवेश होता है जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा, पहले ये था कि पाकिस्तान के पास एटमी क्षमता थी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। आपने इमरान खान के पुराने भाषण सुने होंगे, तो इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद इस्लामिक देश है, दुनिया का अकेला इस्लामिक देश है, इसके पास एटमी क्षमता है, और किसी देश के पास एटमी क्षमता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान एक विशेष, पाकिस्तान की दुनिया के इस जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की एक खास हैसियत है। इसको इमरान खान बार बार रेखांकित करते थे। उनकी इसी बात को इमरान खान के जो बहुत ज्यादा विरोधी हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, वो भी रेखांकित लगातार करते हैं। इस बार सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो एक रक्षा समझौता किया है, जो बिल्कुल ताजा है, मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उस काम को, मतलब जी जो है जी हुए हुए हैं। उस समझौते ने में पहली बार ये नया पहलू ये आया है कि पाकिस्तान पूरे इस्लामिक विश्व का एटमी डिफेंडर, एक आणविक रक्षक बन के अपने आप को पेश कर रहा है। पाकिस्तान, देखिए, सऊदी अरब का बहुत महत्व है। सऊदी अरब के पास तेल और पैसा है, खास बात ये है मक्का वो भी वहां पे जो मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वो भी, इसलिए सऊदी अरब का बहुत महत्व है।
सऊदी अरब अपने उस महत्व के कारण खास दर्जा रखता है, और अब पाकिस्तान ने दिखाया है कि वो एटमी क्षमता के कारण उसका खास दर्जा है। तो इस्लामिक विश्व में दो खास दर्जा रखने वाले लोग आपस में जुड़ गए हैं। अच्छा, सऊदी अरब पहले भी, अभी से नहीं, काफी पहले से ही सऊदी अरब को पाकिस्तान कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट, यहाँ तक कि डिफेंस पर्सनल, ये सब मुहैया कराता रहा है। दोनों के बीच में एक डिफेंस संबंधी आदान प्रदान, रक्षा संबंधी आदान प्रदान बहुत पहले से था। अब इन्होंने उसको एक नए आयाम में पहुंचा दिया है। उस नए आयाम की विशेषता यह है कि दूसरे इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान उनके बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर देश से कहेगा कि हम आपको एटमी अम्ब्रेला मुहैया करा रहे हैं, हम आपको एक परमाणु छतरी मुहैया करा रहे हैं जिसमें आप सुरक्षित बैठे, आपके ऊपर अगर कोई हमला होगा तो आपको हम एटमी हथियार प्रदान करेंगे। हम आपको विमान में एटमी हथियार लगाएंगे, F-16 में या दूसरे पाकिस्तान पर इस तरह के विमान भी हैं जो सारे अमेरिका के दिए हुए हैं, और वो विमान आपकी तरफ से जाके लड़ेगा। तो ये एक अल्टीमेट किस्म की फैसिलिटी है जो दुनिया में कोई देश किसी को नहीं देता है। अमेरिका ने भी आज तक किसी भी देश के साथ ऐसा समझौता नहीं किया है कि हम आपको एटमी हथियार दे देंगे। रूस ने किसी देश के साथ ऐसा समझौता नहीं किया है कि जरूरत पड़ी तो हमारा एटमी हथियार ले जाइए। इसी तरह है कि हम एक गुंडा हम पे हमला कर रहा है, आनंद जी हमें अपनी पिस्तौल दे दीजिए, 10 दिन तक इसे हम अपने पास रखेंगे पिस्तौल को। ये इस किस्म की बात है। चीन भी इस तरह का समझौता नहीं करता है, फ्रांस भी इस तरह का समझौता नहीं करता है, ब्रिटेन भी जो भी एटमी क्षमता से संपन्न देश हैं वो इस तरह का समझौता नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इस तरह का समझौता करके बिल्कुल एक नई जमीन तोड़ी है। इससे जो भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान है और भारतीय विदेश नीति का प्रतिष्ठान है उसको सनाका सा मार गया है। आज आप अखबार देखिए, सब लोग कितने, जितने भी विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, रक्षा नीति के विशेषज्ञ हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भारत को बहुत समझ जाना चाहिए, भारत को बहुत समझना चाहिए, ये बहुत नई किस्म की बात हो गई है, फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। और जो रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, आप उनके पिछले वक्तव्य को देखिए और इस वक्तव्य को देखिए, दोनों वक्तव्यों में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी तक, और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि अभी तक भारत ने यह तय नहीं कर पाया है कि इस नई उभरती हुई परिस्थिति से निपटने का उसके पास क्या तरीका है। जहां तक पाकिस्तान द्वारा राफेल गिराए जाने का सवाल है, ट्रंप के वक्तव्यों में भी ये बात आ गई थी कि राफेल एक नहीं गिराया गया है। उन्होंने ये तक कहा था एक वक्तव्य में शायद 7 राफेल्स गिराए गए हैं, और भी हो सकता है, ज्यादा नंबर कुछ हो सकता है, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। अच्छा, भारत के चाहे वो और हो, कोई भी व्यक्ति साफ तौर पर ये नहीं बताता रहा है कि भाई भारत के कितने विमान गिराए गए। सब टाला वटोली, इधर उधर पतली गली ढूंढते रहे हैं इस सवाल के ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो बिल्कुल शुरुआती हिस्सा था, यानी जब इन्होंने पहला अटैक किया वहां पर, उस वक्त पाकिस्तान ने चीनी डिफेंस सिस्टम्स का लाभ उठाकर भारत के विमान गिरा दिए। वहां पे पाकिस्तान का हाथ ज्यादा था, ये भारत कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, स्वाभाविक भी है। लेकिन उसके बाद में फिर भारत समझ गया और उसके बाद उसने फिर अपना हाथ उसका भारी हुआ। उसने बाद के दौर में जो है ना पाकिस्तान की जम के पिटाई भी की। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे ही पाकिस्तान ने इनके विमान गिराए तो वो 22 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला। ये मेरा आकलन है, इसको किसी मैं बड़े एक रिटायर्ड मेजर जनरल वगैरह से पूछ के इसकी तस्दीक भी करूंगा। तो जब इनके विमान गिराए गए तो ये लोग थोड़े घबरा गए, इन्हें लगा कि ये तो बात उल्टी पड़ गई पूरी। वैसे ही ये पाकिस्तान को उन्होंने फोन कर दिया कि भाई हम ऑपरेशन सिंदूर को रोकते हैं, बात यहाँ पे खत्म हो जाए, अब आप रिटेलिएट मत कीजिए। लेकिन पाकिस्तान जोश में आ चुका था उस वक्त तक। पाकिस्तान को लगा भाई इन्होंने राफेल भेजे, हमने 4 राफेल गिरा दिए इनके। और अब आप स्थिति देखिए, उसके बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए इनके ऊपर। मतलब एक तरह से कितने जबरदस्त ड्रोन भेजे उसने। भारत का फिर काम, भारत ड्रोन गिराता गया, इनके गिराता गया। फिर भारत ने वहां मिसाइलें दागी, ब्रह्मोस वगैरह दागे, ये सब हुआ। तो ये तो कहानी पुरानी हो चुकी है और ये कहानी हम सब लोगों को पता है। कुछ कहानी भारत ने बताई है, कुछ कहानी पाकिस्तान ने बताई है, कुछ कहानी जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं उन्होंने कहानी बताई है। कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर की कहानी अब पूरी निकल कर आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जो पहले कुछ मिनट थे
मुझे लगता है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ भारी था। उसके बाद भारत संभला और उसने अपना हाथ उसने भारी किया, और इसी चीज को छुपाने के लिए, इसी की लीपापोती करने के लिए तमाम सारी तिकड़म, तमाम सारे पचड़े इन लोगों ने किए। अगर ये साफ तौर पे इस बात को मान लेते तो इन्हें 50 किस्म के झूठ नहीं बोलने पड़ते, 50 बार शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जी, मैं अबे भाई इसको मैं काफी कुछ, एक तो मैं वो बता दूं जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने बताया कि 4 रफाल, 1 मिग 29, 1 SU-30 एंड 1 मिराज 2000 गिराया है। ये उन्होंने 7 विमानों की पुष्टि की है। इसीलिए देखिए मुझे कभी ट्रंप ने भी 7 का फिगर दिया था। जी, और अब भाई मुझे कभी कभी हरदम ये लगता है ना कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम करती है बीजेपी, नोटबंदी भी की, नोटबंदी में बाद में कहती भाई गलती, अब हमने तो एक अच्छी नीयत से किया था कि वो आएगा, नहीं हुआ, ठीक है अब हम उसको वापस, वो नहीं करते हैं। उसी तरह से जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको उसका ये जो वोट में भुनाने की कोशिश करते हैं ना, दिक्कत वहां पे शुरू होती है जिस दिन वोट में ये बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए इन्होंने शुरू में थोड़ी कोशिश की, मोदी जी ने अपनी जो घटिया किस्म की लफाजी करते हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा वगैरह वगैरह इस प्रकार की, लेकिन उसका कोई जनता पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो ट्रंप ने इनकी जमीन बिगाड़ दी थी। अगर ट्रंप ने वो जमीन नहीं बिगाड़ी होती तो शायद ये झूठ बोल के अपनी लफाजी का चुनावी लाभ लेने की कोशिश करते रहते। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे ऑपरेशन सिंदूर है ही नहीं। मैं एक और, क्योंकि वो एक है, उसको मुझे लगता है कि बिल्कुल अंत में रखेंगे, अगर उस पर कुछ समय मिला तो 2-4 मिनट उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि एक खराब खबर ये आई है यहाँ पे, आज पेपर बिल्कुल रंगे हुए हैं कि देखिए वापस ट्रैक पे लौट गया और गोयल साहब जा रहे हैं अमेरिका और उनको बुलाया गया है, क्या ये ट्रेड। इस बीच एक खराब खबर भी आई, चलिए उसको बात ही कर ले, छोटे उसको थोड़ा उसका एक पासिंग रेफरेंस, क्योंकि बहुत से लोग इसमें वो हैं। H1B वीसा, H1B जो जनरली 3 से 6 साल के लिए किसी को एक तरह से वर्क परमिट होता है कि भाई वहां की जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हमें इस स्किल का आदमी चाहिए। बहुत बढ़ा दी है ट्रंप ने। उसका उसका उसकी फीस बढ़ाई है, जो अभी तक $1000 से $5000 होती थी, उस फीस को $1,00,000 पर मंथ पर ईयर कर दिया है। तो 3 से, अगर किसी को 6 साल के लिए हायर कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को 1 लाख, हाँ $6,00,000 होगा। नहीं, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोटे तौर पे जो भारत में एक बड़ा पैसा वहां से आता है एनआरआई का, जो हमारे यहाँ डिसबर्समेंट है, नौकरी मिलती है 13, इसमें जो एस्टिमेटेड है कि 13,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी। जो H1B वीसा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी पे पैकेट्स कम होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका को यहाँ लग रहा है, और वो इस पे मतलब उसने बिल्कुल ठीक से आपके ऊपर एक बड़ा टैरिफ लगाया है, जो लोग इसको समझते हैं। मुझे ये बात अमेरिका से एक मित्र ने मेरे फोन किया, उसका लड़का वहां है, मेरे पास भी आई। आनंद जी, इसमें और भी बहुत कुछ मामला है, वो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। एक बहुत बड़ा मामला ये हो रहा है कि जो ईरान का चाबार एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे भारत ने उसके विकास में बहुत पैसा खर्च किया है, मतलब अरबों रुपया भारत ने उसके विकास में पैसा खर्च किया है, क्योंकि उस चाबार एयरपोर्ट की वजह से भारत को पाकिस्तान वगैरह को बाईपास करके बहुत सीधी एक्सेस मिलती थी, पूरे मिडिल ईस्ट की एक्सेस मिल जाती थी, और भी बहुत सुविधा थी। तो ट्रंप ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिए हैं अपने। पहले ट्रंप ने प्रतिबंधों को हटा लिया था एक जमाने में, पिछली बार ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए, उससे भारत को और ज्यादा नुकसान होगा। यानी ट्रंप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं, अपने शिकंजे को लगातार कसते जा रहे हैं। वो कोई कोना नहीं छोड़ना चाहते जहां पे वो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं। ये जो बात हो रही है ना कि वहां साल में उन्होंने लॉबिस्ट मतलब जो है नियुक्त कर रखे हैं, उनको बहुत लंबी चौड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं ये लोग, लाखों डॉलर उनको दे रहे हैं। तो वो उन लॉबिस्ट को अपना एग्जिस्टेंस और अपना वजूद न्यायोचित ठहराने के लिए, वाजिब ठहराने के लिए कुछ तिकड़म करनी पड़ती है। तो उससे वो जन जन की बधाई करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, इस प्रकार का ये सब करते रहते हैं पूरा पूरा। और इससे ये यहाँ पे खुश होते रहते हैं, यहाँ पे उनको उछल कूद मचाने का मीडिया में मौका मिल जाता है। लेकिन आप देखिए, ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाए, क्योंकि ये रूस से तेल खरीद रहे हैं। उसके बाद ट्रंप ने चाबार एयरपोर्ट पे वो कर दिया है
जो प्रतिबंध लगा दिया है। रिस्ट्रिक्शन लगा। हाँ। अभी आपने बताया है कि भारत का जो H1 वीजा है उस वीजा के ऊपर $1 लाख की फीस बढ़ा दी, $1 लाख तक फीस बढ़ा दी है। तो आप देखिए अमेरिका बिल्कुल जिसे कहते नहीं कि उसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, अभी दिमाग में आ जाएगा। स्ट्रैंगल वो होल्ड, करता है, स्ट्रैंगल होल्ड, स्ट्रैंगल हाँ, होल्ड, स्ट्रैंगल होल्ड है। बिल्कुल वो भारत की आर्थिक गर्दन जो है ना जितनी दबा सकता है उतनी दबा रहा है। वो तो भारतीय अर्थव्यवस्था की किस्मत है। हम लोगों की अर्थव्यवस्था बहुमुखी है, मल्टी सेक्टर अर्थव्यवस्था है और भारत का जो पूरा जो कुल घरेलू उत्पाद है उसमें अमेरिका का हिस्सा काफी बड़ा देखने में लगता है, लेकिन कुल घरेलू उत्पाद के लिहाज से देखा जाए तो केवल 0.5% या उससे कुछ ज्यादा है। तो अगर सारा का सारा अमेरिकी एक्सपोर्ट भी बंद हो जाए तो नुकसान तो हमें बहुत होगा, लेकिन वो आधे फीसदी से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था है ना हम लोगों की है। ये किस्मत है, वरना कोई छोटा और कोई देश होता तो अभी तक अधमरा हो गया होता। जी जी। अब अभय भाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है 2 दिन पहले की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं उसमें इसलिए बता दूं मैंने उनसे ये हम सब लोगों के कॉमन मित्र हैं, B.R. पाटिल साहब हैं, अलंद उन्हीं का था। मैंने एक बड़ा इंटरव्यू उनका किया है। मतलब B.R. को मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूं, एक ईमानदार विधायक, और उनकी कंस्टिट्यूंसी में जिस तरह से चोरी पकड़ी गई, अब वो सारे कंक्लूसिव मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी चीज ये हुई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया था, कहीं पे भी नाम नहीं लिया। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी वजह से कुछ मोदी जी की गलत कुर्सी है। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं ज्ञानेंद्र गुप्ता जी से, ज्ञानेश माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी से। ज्ञानेश गुप्ता जी पे वो कह रहे हैं कि भाई आप इस पे जवाब दीजिए क्योंकि 18 लेटर ऑलरेडी वहां की सीआईडी ने आपको भेजे, आप इस पे चुप क्यों हैं? और आप एक, और फिर उन्होंने आह्वान किया है कि भाई, उन्होंने कहा है कि ये मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरा ये काम नहीं, ये आप सबका है, आप सबकी चोरी हो रही है, हमारी आपकी भी चोरी हो रही है। जिम्मेदारी उन्होंने सब पे डाली है, लेकिन उन्होंने उसमें खास करके युवाओं को जो, और आजकल एक टर्म चलता है जेनजी, वो जो जनरेशन वो है जो यंग जनरेशन है 13 से 27-28 साल वाली, उसको एड्रेस किया। उसको लेके बीजेपी मार ये विद्रोह कराने जा रहे हैं और इस देश में विद्रोह और फलाना विद्रोह फलाना, ये इस पे एक टोटल आपकी किस दृष्टि से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात निकल के नहीं आ पाई थी, जब वोट जोड़ने के बारे में वो रहस्योद्घाटन कर रहे थे, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वोट काटने के बारे में उन्होंने जो रहस्योद्घाटन किया, उसमें एक नया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, डिजिटल फ्रॉड। यस, कि एक संस्थागत तरीके से, कोई सेंट्रलाइज तरीके से कोई टीम बैठी हुई है जो डिजिटल एक्सपर्ट है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो ये डिजिटल फ्रॉड कर रही है। उसने एक ऐप बनाया है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट में किसी बूथ की वोटर लिस्ट में पहला नाम, वो ऐप इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो पहला नाम पिकअप करता है, पहला नाम चूज करता है, और उस पहले नाम के जरिए ही, उस पहले नाम के जरिए ही वो दूसरों के वोट डिलीट कर उड़ाने की कार्रवाई शुरू होती है। फिर वो वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल की जाती है और फिर वोट डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कभी वो कामयाब होता है और कभी कामयाब नहीं भी होता है, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। फिर राहुल गांधी ने इस डिजिटल फ्रॉड को, जो वोट जोड़ने वाला उन्होंने 7 अगस्त को जो उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके साथ जोड़ दिया और कहा ये दोनों चीजें दरअसल एक ही टीम कर रही है, एक ही लोग कर रहे हैं, चाहे वोट जोड़ने का काम हो। उन्होंने बताया कि WJ ये सब JW एक ही तरीके से सब उस वक्त भी थे और अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे ही ये डिजिटल पहलू सामने आया, तो राहुल गांधी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी जेन-ज़ी का नाम नहीं लिया, वहां युवा ही कह रहे थे, युवा शब्द, यूथ के शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगा होगा, मैं अंदाज लगा रहा हूं, रणनीतिकारों को लगा होगा कि ये तो डिजिटल मामला है पूरा का पूरा, जो हमने इसका रहस्योद्घाटन किया है। और इस वक्त जो जेन-ज़ी है, जेन-ज़ी को जेन-ज़ी हम लोग क्यों कहते हैं? हम लोग इसलिए कहते हैं कि वो डिजिटल जमाने में पली बढ़ी है, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में माहिर है, और उसकी सारी दुनिया के पैमाने पर जो गतिविधि हुई हैं, अमेरिका में हुई हो, चाहे ब्रिटेन में हुई हो, चाहे फ्रांस में हुई हो, चाहे एशिया में हुई हो, चाहे नेपाल में, बगल में अभी नेपाल में हुई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हुई हो, ये जो दुनिया के 25-30 देशों में पिछले 5-6 साल से
जेन-ज़ी ने इस पूरी पीढ़ी ने, जो कि सोशल मीडिया में कुशल है, इस पीढ़ी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक खास तरह की बगावती राजनीति की है। सड़कों पे निकल के सरकारों के ऊपर दबाव बनाया है और अपनी बात मानने के लिए सरकारों को मजबूर किया है। जिन देशों की सरकारों ने उनकी बात नहीं मानी और उल्टा उनका दमन करने की कोशिश की, उनका हश्र नेपाल की सरकार जैसा हुआ, श्रीलंका की सरकार जैसा हुआ और बांग्लादेश की सरकार जैसा हुआ। पूरा सीन ये है। इसको राहुल गांधी ने समझा, इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। और समझ के उन्होंने फिर एक एक्स पे एक उन्होंने पोस्ट की जिसमें उन्होंने जेन-ज़ी का आह्वान कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसकी थोड़ी जांच पड़ताल की। कल मैंने काफी समय लगाया इसकी जांच पड़ताल में, और उस जांच पड़ताल से जो नतीजा निकला मेरा वो ये है कि जेन-ज़ी, राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करीब 1 करोड़ लोगों ने देखा। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बहुत सारे स्पिन ऑफ हुए, यानी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ही मानता हूं कि एक दिन के अंदर 10 करोड़ लोगों के पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई राहुल गांधी की। तो उन 10 करोड़ लोगों में से ज्यादा बड़ा हिस्सा या अच्छा खासा हिस्सा जेन-ज़ी का था, क्योंकि वो लोग इस चीज को मेरे और आपसे भी ज्यादा समझते हैं कि ये भाई ओटीपी ट्रेल क्या है, वो डिवाइस, उस डिवाइस का महत्व क्या है, जिस डिवाइस को राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि भाई उसकी आप शनाख्त करवाइए, आईपी एड्रेस और ये सब जो चीजें हैं। कर्नाटक सीआईडी कह रही है या कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि आप ये सब कीजिए। तो इस चीज को हमारे और आपके मुकाबले जेन-ज़ी ज्यादा समझती है। अच्छा, जहां तक ऐसी बात नहीं कि जेन-ज़ी कोई हिंदुत्व की विचारधारा से चिढ़ती हो, उसने मोदी जी की मदद नहीं की हो। डेटा ये कहता है, सीएसडीएस का डेटा कहता है कि शुरुआत के 2 चुनावों में जेन-ज़ी के ज्यादातर वोट भाजपा और मोदी जी को ही मिले, लेकिन फिर वो उन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया था वो 30 की उम्र पार कर गए और उन्होंने पाया कि वो तो अभी भी बेरोजगार है। उन्होंने पाया कि उनकी जो आमदनी है, वो उनकी महंगाई जो है उस आमदनी को और भी ज्यादा घटाई दे रही है और परेशान कर रही है। तो उनका पूरा फोकस जो हिंदुत्व की तरफ था, इस सवाल के ऊपर हो गया कि हिंदुत्व के साथ विकास क्यों नहीं जुड़ा, हिंदुत्व के साथ रोजगार मुहैया कराना क्यों नहीं कराया सरकार ने, हिंदुत्व के साथ में महंगाई कम क्यों नहीं की, हिंदुत्व के साथ में डीजल और पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं की। ये तमाम चीजें उसके साथ जुड़ती चली गई। आज जेन-ज़ी को, और खासतौर से जेन-ज़ी के उस हिस्से को जो 30 पार कर गई है, कर गई है पीढ़ी के लोग, उन लोगों को हिंदुत्व की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उन लोगों का सीधे सीधे कहना है कि रोजगार कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स आर डाउन एंड इन्फ्लेशन इज अप। ये उनका मुख्य नारा है उनका। इसीलिए जब अभी मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था, उस भाषण में उसी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा में अपने आप को जेन-ज़ी कहते हैं, लेकिन मैंने खुद सुना मोदी जी का भाषण, ये जेन-ज़ी कहते हैं, लेकिन मैं तो आपको अमृत काल की अमृत पीढ़ी कहता हूं, मोदी जी ने ये कहा। अच्छा, अमृत काल एक ऐसी चीज है जिसमें आज की तारीख में लोग या तो नाराज हो जाते हैं या हंसते हैं उसके ऊपर, या तो पहले हंसते ही क्या अमृत काल है, या उसको सुन के नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अमृत जैसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है लोगों को। ये एक बिल्कुल झूठा, एक बिल्कुल खोखला नैरेटिव है। ये लोग अमृत काल और अमृत पीढ़ी के नाम से चला रहे हैं। मोदी जी लगा उन्होंने कोई बड़ा भारी तीर मार दिया जेन-ज़ी का, उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके अमृत पीढ़ी नाम रख दिया उसका। स्थिति यह है कि लोगों को लगता है इसमें अमृत क्या है भाई, रोजगार मिलना चाहिए तब मानेंगे अमृत है, चीजें सस्ती होनी चाहिए तब मानेंगे अमृत है, कुछ है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, सड़कों में बारिश, जो अभी हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हुई पूरे हिंदुस्तान में, आप देखिए सड़कों की क्या हालत हुई। ठेकेदारों से आप बात कीजिए, ठेकेदार कहते हैं कि हमने 1 साल के लिए सड़क बनाई है कि 1.5 साल के लिए बनाई है कि 1.25 साल, ठीक, और जो अच्छी सड़क बनाई कहते हैं 10 साल नहीं हिलेगी हमारी सड़क। ठेकेदार जानता है अच्छी तरीके से, हर ठेकेदार जानता है कि हमने सड़क बना दी है, और अगर उसने 10 साल की सड़क बनाई है तो कितनी भी बारिश होती रहे 10 साल उसमें गड्ढा नहीं पड़ेगा उसके अंदर सड़क में। मतलब सब ठेकेदार जानता है कि 1 साल के अंदर सड़क उधर बारिश जो है उसको उधेड़ के रख देगी। अब जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं गाजियाबाद में, उसके सामने की सड़क जो है, जो इतना ट्रैफिक जाता है, दोनों तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वो हर 6 महीने में सड़क बनती है। वो
ये योगी जी की शानदार हुकूमत है जिसके अंदर हर 6 महीने में वो सड़क बनती है, यानी निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। हर ठेकेदार जानता है कि हमने सड़क बनाई है, 6 महीने में फिर हम इसका टेंडर फिर निकलेगा, फिर बनाएंगे। तो ये जेनजी को ये सब दिखाई पड़ रहा है। जेनजी युवा पीढ़ी के अंदर उसका सर्वाधिक सचेत हिस्सा है, और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक वैश्विक परिघटना है जेनजी। और इसलिए राहुल गांधी भी इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, मोदी जी भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त माहौल यह है कि राहुल गांधी जेनजी को ज्यादा अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे, ये राहुल जी ने समझ लिया है, और ये बात भाजपा ने भी समझ ली है। कोई ऐसी राहुल ने यही कहा है कि भाई जेनजी वोट चोरी रोके, संविधान को बचाए, इसमें नेपाल जैसा हो जाएगा, श्रीलंका ऐसा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, तो कहा ही नहीं है। ये तो बीजेपी वालों की बकवास से इसका कोई असर नहीं पड़ता। जी, मैं अबे भाई एक और इसका एंगल है जिससे मैंने देखा, मतलब मैंने तो इसको एक दूसरे, आपने एक देखा, मैंने एक और इसकी वो की। हो क्या रहा है कि राहुल गांधी जी ने जब ये कहा, जो मेरी समझ है, तो उनकी नजर एक जगह और है, उनकी नजर इमीडिएट बिहार चुनाव पे है। अब बिहार में अगर आप एसआईआर देखिए, तो एसआईआर में किससे कहा जा रहा है कि अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, वो जेनजी वाले हैं, वो डायरेक्टली जेनजी वाले हैं। बिहार में ये हम लोग कई बार कर चुके हैं कि जो आज की तारीख में 8 करोड़ 18 लाख लोग पात्र हैं उस बिहार में वोट देने, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, 8 करोड़ 18 लाख के फिगर्स हैं। उसमें देश में 99% लोग वोटर बनते हैं, बिहार में 97% बनते हैं। ये पूरी संभावना है कि उसमें से कम 65 लाख तो कटे ही हैं, वो एक कम से कम 60-70, वो 87-88% ही लोग बन पाएंगे वोटर। मेरे ख्याल में राहुल गांधी उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जेनजी है उसका वोट वहां पे नहीं है, और उसको ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा वोट नहीं तो बहुत सी चीजों से तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, आप कई चीजों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस देश में। तो मुझे लगता है वो एक कहीं ना कहीं बिहार का इलेक्शन भी टारगेट है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है मेरी समझ में जो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। अगर उसका वोट का अधिकार नहीं तो उसके क्या माने है वो समझता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, वो इसको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बिहार तो जब मैं एक वामपंथी संगठन के अंदर एक्टिविस्ट था 80 के दशक में, तो हम लोगों को नारा ही था, बिहार शोज द वे। बाकायदा हम लोगों का जर्नल निकलता था, उसका मुख्य टाइटल हम लोगों ने बनाया था, बिहार शोज द वे। तो मैं ये बता रहा हूं कि बिहार आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और वो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो, ये सारी सरकारें उस गुनाह में भागीदार हैं जो बिहार को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाए रखने का गुनाह है। निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ नियोजित बात भी है, ये मैं मानता हूं नेताओं की। लेकिन अभी इसको बात को छोड़ देते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार बहुत सतर्क है। आप देखिए, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है उसका केंद्र भी बिहार था। जो राजीव गांधी ने जब डिफेमेशन एक्ट राजीव गांधी ने लाने की कोशिश की, तो बिहार में जो प्रेस बिल के खिलाफ एक मुहिम चली, पत्रकारों का जुलूस निकाला, पत्रकारों ने लाठियां खाई, सर्चलाइट के संपादक का उसमें सिर फूटा, उसमें भी बिहार ने अगाऊ भूमिका का निर्वाह किया। जो पीयूसीएल और पीयूडीआर के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें बिहार सबसे आगे रहता था। बैरिस्टर गोविंद मुखौटी और बैरिस्टर वीएम तारकुंडे उन कार्यक्रमों का नेतृत्व करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को जानता था, और उनके साथ में उन्हें बिहार ले भी गया हूं, उनको हवाई जहाज में बैठा के खुद ले गया हूं। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, देखिए बिहार तो राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेत है, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हमेशा की तरह वो एक तिकड़म करके उसको कर लेगी। लेकिन भाजपा और उसका गठजोड़ एक नए संकट का सामना कर रहा है। भाजपा ने जो नया नारा दिया है, उस नारे में नीतीश कुमार का नाम नहीं है, उसमें विकास की बात कही गई है। इससे पहले 2 चुनावों में जो नारे दिए गए थे उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह शामिल था। तो इस बार बॉल गेंद पूरी तरीके से नीतीश कुमार के कोर्ट में आ गई है कि वो क्या करेंगे अब। मैं अबे भाई चलते एक टिप्पणी इसलिए ले लूं क्योंकि दर्शकों, मोदी जी का जो जन्मदिन था वो तो नॉन इवेंट की तरह निकल गया। उस दिन ना कोई इधर से बम फूटा, ना मोदी जी कुछ किए। लेकिन मुझे एक लगता है कि मोदी जी ने फिर से एक अपॉर्चुनिटी खो दी। मोदी जी जितना हाइप किए थे, पेरियार का जन्मदिन पड़ता है 17 सितंबर,
और अगर मोदी जी की इतनी होती तो पेरियार को आगे करके वो उनके पीछे छुप के, जैसे वो अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाते हैं, गांधी के पीछे खड़े हो जाते हैं, पेरियार के पीछे अगर खड़े हो जाते तो शायद उनका कुछ अला भला तमिलनाडु में थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मुझे क्योंकि पेरियार से तो बीजेपी वाले बहुत डरते हैं, दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पेरियार ने ब्राह्मणों को इतनी गालियां दी थी। पेरियार का ये कहना था कि ब्राह्मणों का समूल नाश कर दिया जाना चाहिए, उन ब्राह्मणों के जीनोसाइड की अपील की थी पेरियार ने। तो अगर मोदी जी पेरियार के साथ जुड़ते ना तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती थी पेरियार, तो बीजेपी और आरएसएस छोड़ देती शायद। पताहीन था। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने तमिलनाडु के सोशल ऑर्डर को एक किस समय जाके एक आंदोलन के रूप में उसने एस्टैब्लिश कर दिया, वो आज की तारीख में इट इज देयर। खैर अभय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।